तो देखो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं तीसरा टॉपिक जो कि हमारे पास था रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस में ज्यादा कुछ है नहीं, छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं कुछ अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह वगैरह के, जिसमें सबसे पहला फॉर्मुला अपने पास मान लो कि एक वायर है अपने पास जिसकी लंबाई कितनी एल और एरिया कितना ए। इसका फॉर्मुला अभी अभी आपने पढ़ा था रो एल अपॉन में ए, हाँ या ना बोलो। सबसे पहला फॉर्मुला रेजिस्टेंस का यही आता है। इसी पे में रो मतलब क्या होता है रेजिस्टिविटी, और रो मतलब रेजिस्टिविटी का फॉर्मुला कहूँ आपसे तो रो का फॉर्मुला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो। तो रो का फॉर्मुला आता है एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। क्लास 12th में आपने इसका डेरिवेशन भी करा होगा जो कि 3 नंबर में बहुत फेमसली पूछा जाता था। तो पहला था रो एल अपॉन में ए और फिर रो का फॉर्मुला था एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। एन मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ मतलब है रिलैक्सेशन टाइम। इसी के जस्ट आगे अगर हम मूव करें तो अपने पास एक और कॉन्सेप्ट था, ये दूसरा हो गया। तीसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने सुना होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गाँव वालों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मुला याद आया आपको, हाँ या ना बोलो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होता है, ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जब वो एक कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा होता है। इंडायरेक्टली एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोट किससे करते हैं, वीडी से, और इसका फॉर्मूला था ई टाउ अपॉन में एम। याद आया कि नहीं आया। उसके बाद छोटा इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा ई मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ मतलब है रिलेशन टाइम, एम मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी के जस्ट बाद एक रिलेशन था अपने पास आई और वीडी में, तो आई का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एन ई ए वी डी, हाँ या ना बोलो। याद आया कि नहीं याद आया। आई मतलब क्या, एन मतलब क्या होता है नंबर डेंसिटी, मतलब आई का रिलेशन है ये किसके फॉर्म में, वीडी के फॉर्म में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस फॉर्मूला है ये, आई इजकल टू एन ई ए वी डी। इसके बाद आप पढ़ोगे मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी का नाम भी सुना होगा आपने। मोबिलिटी सारे फॉर्मूले छोटे छोटे लेकिन बहुत मतलब कभी कभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से फंसा देते हैं लोग। तो मोबिलिटी को डिनोट करते थे म्यू से, और आपको मोबिलिटी का फॉर्मूला याद हो, म्यू इजकल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आया कि नहीं आया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। देखो मोबिलिटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या फंसाया जाता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं तो मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। लेकिन बच्चे को यहीं पे मतलब अगला कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था कि भाई साहब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे तो फर्क पड़ेगा। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ है, ये अपने पास। अगर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू उठा के इसमें डालोगे तो मोबिलिटी का नया फॉर्मूला बन जाता है, और वो क्या था, देखो इसको हटा मैं लिख दूं ई टाउ अपॉन में एम। ये वीडी की जगह में लिख दिया मैंने पूरा पूरा, और अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाता है गाँव वालों, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो फाइनल फॉर्मूला आता है ई टाउ अपॉन में एम। क्या इस फाइनल फॉर्मूले में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं, कहीं पे वोल्टेज है, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मोबिलिटी। मैं लिख देता हूं ऐसे जल्दी से, मोबिलिटी बहुत फेमस क्वेश्चन। देखो मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी डज नॉट, मैं लिख रहा था मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड नहीं करता, जल्दी से बताओ, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, आपको याद रखना है। उसके बाद अपने पास टॉपिक आता है मोबिलिटी के बाद भाई साहब इसी का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सुना होगा आपने, रेजिस्टेंस पढ़ रहे हो ना, तो सीरीज पैरेलल नहीं पढ़ोगे, बताओ मेरे को। सीरीज बच्चों वाली चीजें हैं, सबको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे सीधे 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाई साहब, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। और सेम एन नंबर ऑफ सेम रजिस्टर हो, एन नंबर ऑफ सेम रजिस्टर हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम रजिस्टर। बहुत सारे सेम रजिस्टर लगा दिए हमने और एन नंबर में लगा दिए, तो इस केस में जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता था याद है, एन आर आता था। एन मतलब है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आर नेट। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आर नेट लिखूंगा, एन आर आ जाएगा। एन मतलब है नंबर ऑफ रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर लगा रखे हैं आपने, और आर मतलब है एक का रेजिस्टेंस कितना है। तो ये अपने पास बचपन से दो फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं हम। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लो यार, इतना कुछ देख लिया आपने तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लो। हाँ मुझे पता है आपको पहले से आता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो भाई पैरेलल में सबको पता है 1 अपॉन करके जुड़ता है, हाँ ना बोलो। 1 अपॉन में आर नेट इजकल टू आता है 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। लेकिन हम बच्चों को कहते हैं ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल यूज मत करा करो। क्यों यूज मत करा करो भाई, तो क्योंकि बच्चे जब आंसर निकालते हैं तो उसको रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, मत सोचना कि आप बहुत 30 मार्क हो जो कि गलती नहीं करेगा भाई, सब गलती कर देते हैं इसमें। कई बार बच्चे निकालते हैं इधर आ रहा है 7/8, सीधे सीधे ऑप्शन में होता है 7/8 टिक लगा देते हैं, जबकि वो रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। भाई भूल जाते हैं ये 1 अपॉन में आर नेट निकला है, असलियत में जो आर नेट होगा वो 8/7 होगा। बच्चे कॉमनली भूल जाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं वाला फॉर्मूला यूज ही मत करो। क्यों सिली मिस्टेक करना है, सीधे सीधे नंबर गवाओगे आप लोग। इससे अच्छा है बटरफ्लाई मेथड यूज करो। कौन सा मेथड यूज करो, बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड दो रेजिस्टेंस के लिए था। आर नेट का फॉर्मूला याद है आपको, कुछ ऐसा, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जोड़ो तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 पढ़ा होगा आपने। तो इस फॉर्मूले में डायरेक्टली आर नेट निकलता है, इसलिए हम कहते हैं बच्चों को ये वाला फॉर्मूला यूज करो और सही से आंसर निकाल लो। इसी के बाद अगर मैं कहूं एन नंबर ऑफ बहुत सारे रेजिस्टेंस सेम वाले पैरेलल में जोड़ दिए, तो एन वाले पैरेलल में जोड़े हैं हमने, सेम वाले पैरेलल में जोड़ दिए हैं, तो इस केस में जो फॉर्मूला आएगा अपने पास आर नेट का, सीधे सीधे एक का रेजिस्टेंस पकड़ो अपॉन में नंबर ऑफ रजिस्टर कर दो, सिंपल सी बात थी। तो ये हो गया अपने पास सीरीज और पैरेलल। सीरीज पैरेलल में देखो भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके बाद मैं आपको दो फॉर्मूले और बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस वेरिएशन ऑफ, लिख देता हूं मैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है।
तो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, सबको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। आर फाइनल का फॉर्मूला जिसको हम R2 कहते हैं इक्वल टू होता है R0। मैं R0 की बात कर रहा हूँ, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर इसको RT भी लिखा जाता है कि T टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा वो R0 मतलब 0 डिग्री वाला प्लस में अल्फा डेल्टा टी होगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाँ या ना बोलो, सबने पढ़ रखा है ये वाला फॉर्मूला। इसी में एक चीज और है कि गांव वालों आपको हमेशा कंपैरिजन किससे करना पड़ता है, या तो 0 डिग्री से कंपैरिजन करोगे या फिर 100 डिग्री से कंपेयर करोगे। इसके न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लेना ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। बच्चों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता। उसके बाद अपने पास लास्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस का लास्ट टॉपिक भाई साहब। कई बार स्ट्रेचिंग में, कलर कोडिंग आपके पास सिलेबस में है नहीं वैसे तो कलर कोडिंग हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेचिंग का केस कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग, अगर किसी वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा। तो 3 केसेस होते हैं इसमें। सबसे पहला केस कि अगर वो कह दे कि हमने किसी वायर को पकड़ा जिसकी इनिशियल लंबाई L थी और खींच के उसको हमने 2 गुना कर दिया, 2L कर दिया, यानी कि जब भी लेंथ की बात दे रखी हो तो आप लिखोगे फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है इनिशियल रेजिस्टेंस इक्वल टू, रेशियो में निकलता है हमेशा, तो फाइनल लेंथ का अपॉन में इनिशियल लेंथ का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इसकी लंबाई खींच के डबल कर दी तो फाइनल लेंथ कितना लोगे 2L, इनिशियल कितना लोगे L, काट दोगे अपने आप आंसर निकल जाएगा। इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा होगा, फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लेना। अगर लेंथ की जगह वो कह दे एरिया की बात कि नहीं भाई साहब देखो एक वायर को हमने खींचा, जब हम किसी वायर को खींचेंगे तो उसका जो वायर है, जब आप किसी वायर को ऐसे करके खींचोगे तो वायर तो लंबा होगा लेकिन साथ में पतला हो जाएगा। यानी कि उन्होंने कह दिया कि हम वायर को तब तक खींचते रह गए जब तक उसका एरिया A/2 नहीं हो गया या फिर A/3 नहीं हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब एरिया की बात करें तो रेजिस्टेंस फाइनल कैसे निकालोगे, फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन में इनिशियल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उल्टा, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ना रेजिस्टेंस में एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा लिखेंगे। फाइनल अपॉन में इनिशियल इक्वल टू आएगा इनिशियल अपॉन में फाइनल, ए फाइनल नीचे लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा दोनों ही केस में। और इसके बाद तीसरा और लास्ट केस था अपने पास रेडियस का केस, जिसमें अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब किसी वायर को खींचा आपने, एरिया तो कम हो ही रहा था, एरिया कम के साथ साथ रेडियस भी तो कम होगा वायर का। तो अगर मैंने वायर को कम खींच के इतना पतला कर दिया कि एरिया की जगह में रेडियस दे देंगे, रेडियस जो है वो R/2 हो गया या फिर R/3 हो गया। तो जब भी रेजिस्टेंस दिया जाए और आपको रेडियस दिया जाए तब जो फॉर्मूला निकालना होता है वो R फाइनल अपॉन में R इनिशियल इक्वल टू, रेडियस भी तो उल्टा ही है, एरिया के तो भाई है, तो A इनिशियल उल्टा लिखेंगे, फाइनल अपॉन में इनिशियल इक्वल टू रेडियस के केस में इनिशियल अपॉन में फाइनल की पावर इस बार 4 हो जाएगा। ये फॉर्मुलेज आई होप कि उम्मीद करता हूं आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो भाई साहब जल्दी जल्दी नोट बना लेना। और ये था पूरा रेजिस्टेंस, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई फॉर्मुले नहीं है आपके पास। तो जल्दी से मैं इसको मिटा के तीसरा टॉपिक यानी कि सेल पे आता हूँ, फिर किरचॉफ, फिर डिवाइसेस, फिर खत्म हो जाएगा। तो गाँव वालों अब अपने पास चौथा टॉपिक जो कि अपने पास सेल में। देखो सेल में भाई साहब 3 बेसिक वर्ड हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको सारे फॉर्मुले गिनवाऊंगा, सेल की चिंता नहीं करने का। 3 बेसिक वर्ड है। सबसे पहले तो ईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए बच्चों को, ईएमएफ का मतलब भी पता होता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि आपने देख लिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, ये पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। असलियत में ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है कब, किसके बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ प्लेट के बीच में, कब, जब आप इसमें से करंट नहीं निकाल रहे हो, नो करंट इज ड्रॉइंग फ्रॉम इट। ये याद आया कि नहीं याद आया, जब भी आप किसी सेल में से करंट नहीं निकाल रहे हो उस वक्त जो प्लस और माइनस के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह देते हैं, ईएमएफ, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। टीवीडी दूसरा वर्ड है जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम चीज है कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लेकिन कब, जब इसमें से करंट निकाला जा रहा है। करंट निकाला जा रहा है मतलब आपने जब इसमें कोई बल्ब जोड़ दिया हो, ऐसा करे कुछ भी, या फिर रेजिस्टेंस जोड़ दिया हो, तो जैसे इसमें से करंट निकलने लग जाए उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, टीवीडी। और डिनोट किससे करते हैं, वी से। इसको किससे डिनोट करते हैं, ई से। उसके बाद है अपने पास बचा हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है गाँव वालों, वो होता है स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इसको, और ये होता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। नॉर्मली याद रखना कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल करता है, जो सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम देखना स्टार्ट करेंगे गाँव वालों फॉर्मूले। तो भाई फॉर्मूले में 2 टाइप के फॉर्मूले होते हैं। पहला तो डिस्चार्जिंग, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तब जो फॉर्मूले होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो डिस्चार्जिंग के फॉर्मूले देखेंगे हम। तो एग्जांपल मैं समझाना स्टार्ट करता हूं। मान लो एक सेल है अपने पास जिसका ईएमएफ कितना है, ई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा नेगेटिव प्लेट के बीच में दिखाया जाता है, सबको ऑलरेडी पता है चीज। उसके बाद हमने मान लो यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया कैपिटल आर, ये स्मॉल आर था, ये कैपिटल आर था, इसका ईएमएफ ई था। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जो वोल्टेज ड्रॉप कराएगा उसको मैं वी डैश कह रहा हूँ, वी डैश इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आई आर, आई स्मॉल आर है ना, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वोल्टेज खाएगा उसको हम कहेंगे वी आई कैपिटल आर, हाँ या ना बोलो, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो ईएमएफ जो होगा वो इन दोनों का सम होता है। तो डिस्चार्जिंग के केस में हम लिखेंगे ई इक्वल टू होता है वी डैश प्लस में वी। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करके आप आई का फॉर्मूला निकाल सकते हो। वी डैश की जगह हम लिख दो आई आर और यहाँ पे लिख दो आई कैपिटल आर, आई कॉमन आ जाएगा। तो आई का पहला फॉर्मूला आता है ई अपॉन में आर प्लस आर, याद आया कि नहीं आपने, ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। उसी के बाद दूसरा फॉर्मूला ये आर और ई के टर्म में निकला है। इसी के बाद अगर मैं निकालूं ई और वी के टर्म में तो वो आता है ई माइनस वी
यहीं से देखो ये प्लस में जाएगा माइनस में चले जाएगा, और इसको खोलोगे तो ये आर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं करंट के। इसी के बाद तीसरा फॉर्मूला आप वी निकाल सकते हो यहाँ से। ये क्या है, आई स्मॉल आर है ना वीडीएस, तो आई स्मॉल आर, तो इसको ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो जो वी का फॉर्मूला होता है वहां पे ई माइनस आई आर होता है। और इसी फॉर्मूले पे अपने पास ग्राफ भी आता है। ग्राफ की बात करूंगा गांव वालों, जल्दी से देख लो। इसका जो ग्राफ है अपने पास यहाँ देखेंगे भाई साहब, देखो वी वर्सेस आई का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है, वी वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। और ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, और स्लोप जो होती है वो नेगेटिव होती है। नॉर्मल ग्राफ ऐसा बने रहेगा, आपको यहाँ पे वैल्यूज दे रखी होंगी, यहाँ पे वैल्यूज दे रखी होंगी, और इसका जो स्लोप होता है गांव वालों, वी वर्सेस आर का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको रेजिस्टेंस देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। और आर जो होता है ये माइनस में होता है, इसलिए हम ग्राफ नीचे दिखा रहे हैं। आपको जब भी आर निकालना हो इस केस में, देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन इसको मतलब ग्राफ देकर क्वेश्चन कैसा आएगा, ये बोलेंगे ईएमएफ बताओ, तो जो ईएमएफ होगा ये वाला होगा, जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा ना यहाँ पे, ये यही ईएमएफ है। नॉर्मल से उतार देना, यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा है तो 10, 20 तो 20, 100 तो 100। और अगर कहे कि आर निकालो तो आर इक्वल टू क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट दे रखा है, और एक ही लाइन दे रखी होगी इन्होंने ऐसे करके 10 वोल्ट, यहाँ पे 2 लिख रखा होगा कुछ भी एग्जांपल के, तो जो लाइन आपको मैच खा रहा हो वही 10 अपॉन में 2 सीधे सीधे, यानी कि वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस कर देना, नॉर्मल आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे ग्राफ कंप्लीट करते हैं वालों, इसका आता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेल में भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था क्लास 12 में। देखो सीरीज का कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, सीरीज का कॉम्बिनेशन यही से स्टार्ट करते हैं, जगह बचेगी ना वहां पे। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 केसेस थे, सेम पोलैरिटी और अपोजिट पोलैरिटी। अगर मैं कह रहा हूँ सेम पोलैरिटी मतलब क्या है कि सारे के सारे सेल का जो करंट होगा वो एक डायरेक्शन में, जैसे ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, मतलब सबका जो प्लस साइड है उसकी वजह से करंट एक ही डायरेक्शन में निकल रहा है, तो इसको हम कहते हैं सेम पोलैरिटी। इसका ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, E2 R2, E3 R3 ले लो। तो इस केस में जो ई नेट निकालोगे आप, वो नॉर्मली सबको जोड़ दो, E1 प्लस में E2 प्लस में E3 प्लस में E4, जितने भी दे रखे हो आप जोड़ते चले जाओगे। और जो रेजिस्टेंस आएगा वो भी सबको पता है सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस को नॉर्मली हम ऐड करते चले जाते हैं। तो आर नेट इक्वल टू खुद ही लिख लेना आप, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 हो जाएगा। लेकिन इसी का बी केस भी है जिसमें हम अपोजिट पोलैरिटी की बात करते हैं। गाँव वाले देखो अपोजिट पोलैरिटी कैसा आएगा, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मान लो एक सेल ऐसे करके था, फिर दूसरा सेल भी ऐसे करके था, लेकिन तीसरे सेल ने बदतमीजी करी, वो पलट गया, कहता है नहीं मैं उधर की ओर जाऊंगा, तो देखो प्लस में से करंट निकलता है, इसका करंट इधर की ओर, इसका करंट इधर की ओर, लेकिन इसका करंट इधर की ओर। तो इस केस में इसको हम कहते हैं अपोजिट पोलैरिटी। रेजिस्टेंस R1 ले लो, ईएमएफ E1 ले लो, E2 ले लो, R2 ले लो, और ये R3 हो गया, ये E3 हो गया। तो इस केस में जो आपको निकालना पड़ेगा ई नेट, तो ई नेट कैसे निकालोगे, तो जो सेम पोलैरिटी में है, मतलब जो सेम डायरेक्शन में हो उनको ऐड करते चले। जो सेम डायरेक्शन में कौन कौन थे, 1 और 2 वाले, तो आप लिखोगे E1 प्लस E2। लेकिन बदतमीजी E3 ने की थी, E3 ने कहा था कि मैं उधर की ओर जाऊंगा, तो इसको माइनस कर दो, और ये हो जाएगा ई नेट का फॉर्मूला। यहीं पे आर नेट, देखो भाई रेजिस्टेंस को कोई घोटाला नहीं करने का, रेजिस्टेंस सीरीज में ही सारे सारे, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, तो उसको मतलब नहीं है कि कौन सेम पोलैरिटी कौन अपोजिट पोलैरिटी, वो तो सीधे सीधे होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधे सीधे प्लस होता जाएगा, कोई माइनस माइनस नहीं आता रेजिस्टेंस में। ये हो गया सीरीज का केस खत्म। इसी में पैरेलल का केस है। पैरेलल के केस में फिर से बताऊंगा 2 केसेस, सेम पोलैरिटी भी है और अपोजिट पोलैरिटी भी है। मैं दोनों को यहीं पे ले लेता हूं, ऐसे करके देख लेंगे हम। देखो सेम पोलैरिटी मतलब ग्राफ कैसे बनेगा कि एक सेल लिया हमने, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिया, और दोनों का करंट एक जैसे में ही फ्लो करा देंगे हम। ऐसे करके जोड़ दिया हमने, ऐसे करके जोड़ दिया, ऐसे करके वायर ले लेंगे। E1 R1, E2 R2, E2 R2 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो यहीं पे इसका करंट किधर निकलेगा, इधर की ओर, इसको हम कहेंगे I1। इसका करंट किधर निकलेगा, I2। तो दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेम पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी का केस कैसे बनता है, ये मैं लिख देता हूँ अपोजिट पोलैरिटी। सुनते रहना जल्दी जल्दी भाई साहब, खत्म करेंगे इसको। तो ये हो गया अपने पास पहला सेल, और दूसरे सेल का पलट दो, यानी कि पहले इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया मैंने, और फिर इसका नेगेटिव प्लेट ले लिया, और इसका ऐसे दिखा दिया मैंने, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो ये देखो E1 R1 हो जाएगा, और ये क्या होगा E2 R2। हाँ या ना बोलो, जल्दी से बोलो। तो ये E2 R2 हो जाएगा, ऐसे करके देख लेंगे, ऐसे करके। इसका करंट किधर की ओर फ्लो करेगा, प्लस में से करंट निकलता है इधर की ओर, प्लस के प्लेट में से करंट निकलेगा। इसका प्लस का प्लेट किधर है, राइट साइड में, तो इसका करंट इधर की ओर निकलेगा। तो देखो दोनों केस में करंट अलग अलग डायरेक्शन में हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, अपोजिट पोलैरिटी। अब देखो दोनों केस में सेम पोलैरिटी में, अपोजिट पोलैरिटी में मेन फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये आपको बहुत मतलब रेयरली देखने को मिलेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं। इस केस में जो ई नेट का फॉर्मूला होता है, आप 2 तरीके से याद कर सकते हो। पहला फॉर्मूला है ई नेट अपॉन में आर नेट, ई नेट अपॉन में आर नेट इक्वल टू E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन में R2। देखो यहाँ पे प्लस होता है, अगर सेम पोलैरिटी है तो इस जगह क्या होगा, प्लस, और वही अपोजिट पोलैरिटी हो जाए तो इस जगह आ जाएगा माइनस। यानी कि यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आप लिखोगे ई नेट बाई आर नेट, सुन रहे हो, ई नेट बाई आर नेट इक्वल टू आएगा E1 बाई R1, माइनस हो जाएगा यहाँ पे E2 बाई R2। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, अगर सेम पोलैरिटी हो और अपोजिट पोलैरिटी हो तो। दूसरा फॉर्मूला इसी में अब देखो हमने ई नेट बाय आर नेट निकाला है, ई नेट नहीं निकाला, नेट ईएमएफ नहीं निकाला। तो नेट ईएमएफ की बात करूं तो डायरेक्टली अगर आपको कहीं ई नेट निकालना हो तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओगे। आपने कर भी रखा होगा ये फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो तो इसमें फॉर्मूला आता है E1 के साथ R2 आएगा, फिर प्लस लिखोगे E2 के साथ R1 आएगा, और अपॉन में R1 प्लस R2।
कि आपने क्लास 12th में पढ़ रखा होता है। तो ये हो गया कब, जब सेम पोलैरिटी, तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अपोजिट पोलैरिटी हो तो माइनस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, लिखूंगा ई नेट इजकल टू E1 के साथ R2 माइनस E2 के साथ R1, लेकिन नीचे में प्लस आएगा R1 प्लस R2, इसको मत माइनस कर देना। तो भाई साहब ये हो गया अपने पास नेट EMF का फॉर्मूला। लेकिन सिंस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों ही केस में पैरेलल है ना, चाहे सेम पोलैरिटी हो चाहे अपोजिट पोलैरिटी, दोनों ही केस में कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बटरफ्लाई मेथड। दोनों ही केस में, तो दोनों ही केस में सेम रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेम पोलैरिटी अपोजिट पोलैरिटी, चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में हो। तो इस केस में भी सेम और इस केस में भी सेम, दोनों केस में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सेम आएगा। आर नेट का फॉर्मूला लिखोगे आप R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, यह फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ रखा होता है। तो ये हो गया अपने पास पूरा सेल जिसमें आपने सीरीज पैरेलल भी देख लिया, और जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे सबका नोट जरूर बना लेना।